हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोगों को मैं केमिस्ट्री के जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कराने जा रहा हूँ, जिसमें 20 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसको जो है हम लोग फुल डिटेल्स के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। गठन, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में, एसिड, बेस एवं साल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील जिंक होता है। ठीक है, जिंक जो है तांबे यानी कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक की परमाणु संख्या होती है 30 और तांबे की परमाणु संख्या 29 होती है। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। यानी कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? तो वह है चांदी। ठीक है, चांदी है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है? तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता जो होती है वो चांदी की ही होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? तो सही अवरोही क्रम में जो है कैल्शियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कॉपर, फिर Hg, यानी कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर और Hg यानी पारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो वह बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है। सोडियम क्लोराइड NaC विद्युत अपघटन द्वारा विघटित होता है और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कॉस्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। यानी कॉस्टिक सोडा को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग जो है लुगदी और कागज़ के कपड़े, पीने के जल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है लुगदी, कागज़ के कपड़े, पीने के जल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है अगर बोला जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग, बीमारियों के उपचार में, रोकथाम और सुधार के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? तो वह हो जाएगा NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। अब विद्युत अपघटन क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो एक वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है, जिससे वह यौगिक अपने अवयवों में टूट जाता है। NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है, किंतु सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण यह तुरंत जल से अभिक्रिया करके NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा H2 यानी हाइड्रोजन बनाता है। अतः NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से सोडियम धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है? यानी इसमें दिए गए धातु है सोडियम, जिंक, Au मतलब होता है सोना जिसको ऑरम कहा जाता है, Ag चांदी, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम और Cu कॉपर। तो इनमें से कौन सी धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो वह हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, Na, Mg और Al। ठीक है, Na यानी सोडियम, मैग्नीशियम, Mg, Al एल्युमिनियम वे धातुएं होते हैं जिन्हें विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम प्रबल धातु होते हैं जो क्षार के रूप में पाए जाते हैं और जिसके परमाणु संख्या अगर बोला जाए, परमाणु क्रमांक तो 11 होता है और इसका प्रमुख यौगिक सोडियम कार्बोनेट है, जिसका उपयोग बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, CO3 होता है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा यानी कि कॉस्टिक सोडा को हम लोग धोबन सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, में किया जाता है। मैग्नीशियम Mg यानी मैग्नीशियम जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु
का द्वितीय सदस्य होता है। हरे पौधे को पर्णहरित में जो है मैग्नीशियम एक प्रमुख तत्व होता है, यानी कि हरे पौधे के जो पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसके अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, यह हवा में चमकीली रोशनी के साथ जलता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है पटाखों में किया जाता है, यानी मैग्नीशियम का प्रयोग जो है पटाखों के रूप में भी किया जाता है। यानी एल्युमिनियम चमकदार सफ़ेद रंग की अचुंबकीय धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो वो हो जाएगा एनोड पर अगर बोला जाए तो क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, H2 गैस उत्पन्न होती है। सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर Cl2 यानी क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर जो है H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। जल का विद्युत अपघटन। विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार के रूप में जाना जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है, गतिविधि श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। गतिविधि श्रृंखला के रूप में विभिन्न धातुओं को उसकी घटते हुए रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता यानी केमिकल रिएक्टिविटी के क्रम में व्यवस्थित करके जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे गतिविधि यानी एक्टिविटी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और धातुओं की घटते हुए रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार पर धातुओं को गतिविधि श्रृंखला निम्नबद्ध है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, Ba बेरिलियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ca कैल्शियम, Na सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Mn मैग्नीज, जिंक, Cr फेरस, Cd जो है कैडमियम, Co कोबाल्ट, निकेल, Sn टीन, Pb जो है Pb सीसा, Fe फेरस, H2 उसके बाद Sn टीन कॉपर और I से आयरन, Hg मरकरी, Ag चांदी, Pt प्लेटिनम, Au सोना होता है और ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A डैश होता है। यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A क्या होता है, तो धातु A B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, विभिन्न धातुओं को उसके घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती है वे अपने से नीचे वाले धातुओं को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, और इसका कारण यह है कि जो धातु श्रेणी में ऊपर होता है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है एवं वह अधिक अभिक्रियाशील होती है। इस प्रकार यदि किसी विलयन या घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A धातु B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन है, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। एनोडाइजिंग एवं विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है और इस प्रक्रिया में गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है, तो वो हो जाता है जस्ता। ठीक है, जिंक जिसको बोलते हैं। आयरन क्लोराइड यानी कि लोहा Fe को जिंक Zn से विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक जो है जिंक की अपचायक क्षमता
फेरस यानी लोहा से अधिक होती है। और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जस्ता जिंक लोहे यानी फेरस से ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी जंग से बचाने के लिए जो है लोहे पर किसका लेप चढ़ाया जाता है, तो जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है और इसे गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे यशदीकरण या गैल्वेनीकरण या यशद लेपन भी कहते हैं। क्रोमियम मिलाकर लोहे को स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति अम्लों एंटी एसिड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एंटी एसिड के बारे में जो है प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, यह गलत है। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, यह गलत है। बाद बाकी प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं, यह सही है। NaHCO3 एक प्रति अम्ल है, यह भी सही है। MgOH2 एक प्रति अम्ल है, यह भी सही है। प्रति अम्ल जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं, NaHCO3 MgOH2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्य अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। यानी अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं। जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अधातु ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। पानी में घुलने पर ये अम्लीय घोल बनाते हैं जो हाइड्रोजन आयन देने के लिए वियोजित होते हैं और इस प्रकार अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो सभी एसिड के लिए आम तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन यानी H उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि। HCl जल H++Cl का निर्माण करता है और अम्लों का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, वो मिथाइल ऑरेंज एवं नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल के विलयन में डैश होते हैं। तब प्रबल अम्ल के विलयन में जो है ज़्यादातर क्या होते हैं, आयन होते हैं, ज़्यादातर आयन होते हैं। क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हाइड्रासीड्स या अनोक्सी अम्ल कहते हैं। हाइड्रासीड्स या अनोक्सी अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। ठीक है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए। किसी भी सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए जल में सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है, तो वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। यह जो है गंधहीन रंगहीन पदार्थ है जो जल के साथ विलय है और इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक वस्तु बनाने में, रंग व औषधि बनाने में और संचायक बैटरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश सोना को घोल सकता है। तो जो है एक्वारेजिया जो है जिसको अम्लराज कहा जाता है वह सोना को घोल सकता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 3 भाग के मिश्रण को एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है। यानी एक्वारेजिया में जो है क्या होता है कि HNO3 और HCl, ठीक है, HCl का जो अनुपात होता है वो 1:3
3 होता है। ठीक है।